एलिमेंट एंड डिजीज़, शायद इसको हम सही तरीके से आपको समझा सकें। इस पूरी दुनिया में बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं होता है। आप यदि हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मोटो, कोई ना कोई कॉज होगा। एलिमेंट एंड डिजीज़ का जो प्रोस्पेक्टिव है वो ये हम आज समझाने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो में कि एलिमेंट, उसकी थ्रेशोल्ड कितनी और किस इंटेंसिटी में होती है जो किसी भी बीमारी का जन्म देती है, वो डिजीज़ फॉर्म में कन्वर्ट होती है। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आज हम आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि कोई भी एलिमेंट एक बीमारी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी के अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए, उसे शेयर करिए और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं ज़रूर करिए। ढेर सारी मेडिकल की बातें और मेडिकल से हट के अध्यात्म, रिलीजियस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड बातें होती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई, कहीं भी किसी भी बीमारी की शुरुआत किसी न किसी कारण से होती है। आज जो मैं कारण आपको बताना चाहूँगा वो एलोपैथी और होम्योपैथी के पैरेलल लेके चलूँगा मैं एग्जाम्पल के साथ। किसी की भी बॉडी में एक एलिमेंट इस्टेब्लिश होता है। वो एलिमेंट ट्रॉमा भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है। वो एलिमेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हो सकती है। वो एलिमेंट इमोशनल प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है। वो एलिमेंट मेंटल स्ट्रेस भी हो सकती है, या फिर बहुत ढेर एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकती है। तो ढेर सारे ऐसे कॉज हैं जो एलिमेंट का काम करते हैं। लेकिन क्या ये एलिमेंट सबके ऊपर इक्वली इफेक्ट करते हैं? नहीं। यहीं से जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट और उसके इम्पैक्ट बॉडी पे हैं, वही होम्योपैथी और एलोपैथी को अलग अलग करते हैं। दूसरे टर्म में समझिए, एक घर में रहने वाले, एक ही जैसा खाना खाने वाले, एक ही एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों में जब कभी कोई वायरल इन्फेक्शन आता है, जैसे एक बच्चा स्कूल से वायरल इन्फेक्शन लेके आया और उसके बाद उसको रनिंग नोज हो गई, स्नीजिंग हो गई, फीवर आ गया, बाकी गले में खराश हो गया, पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, तो क्या सारे लोग जो एक्सपोज हुए वो एक ही जैसे सिम्टम और एक ही टाइम पे सिम्टम देते हैं? नहीं। यहाँ बॉडी का जो रिएक्शन होता है उस स्टिमुलस के लिए, यानी कि उस एलिमेंट के लिए, वो अलग अलग होता है। कई लोग ऐसा हो सकता है कि वन बाय वन उस वायरल इन्फेक्शन के चपेटे में आए, और कई लोग ऐसा होता है जिनके ऊपर रत्ती भर फ़र्क ना पड़े। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नाक बहेगी, टेम्परेचर नहीं होगा, उतने में ठीक हो जाएंगे। सेम यही कोविड में भी हुआ। इन्फेक्शन तो पूरी दुनिया को हुआ। कुछ लोग बेचारे हॉस्पिटलाइज हो गए, कुछ लोग ऊपर निकल गए, कुछ लोग फाइब्रोसिस से आज तक सफ़र कर रहे हैं, कुछ लोगों को सेकेंडरी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए, कुछ लोगों को कुछ और हुआ, और कुछ लोगों को बुखार आ गया सेटअ, कुछ लोगों के ऊपर रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा। एलिमेंट तो एक ही था ना। वेदर का चेंज होता है, ड्रास्टिक चेंज होता है, बिजली चमकती है, टेम्परेचर सेटल होके काफ़ी नीचे आ जाता है और बच्चे को रनिंग नोज शुरू हो जाती है। बाकी लोगों को नहीं हो रहा है, एक ही पर्टिकुलर बच्चे को हो रहा है। यानी एवरी चेंज ऑफ वेदर प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ कफ एंड कोल्ड एंड कोराइजा और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यानी कि वो बच्चा वेदर कोड से सेंसिटिव हो गया। एलिमेंट एक, सबके ऊपर इम्पैक्ट एक जैसा नहीं है। किसी को चोट लगती है, कमर में चोट लग गई किसी को, भाई हुआ क्या? नॉर्मल दवाई हुई, ठीक हो गया। वो जो चोट थी वो क्रॉनिक फॉर्म में प्रेसिपिटेट नहीं हुई, यानी क्रॉनिसिटी नहीं हुई उसमें। इसका मतलब क्या है भाई? जिसमें क्रॉनिसिटी डेवलप हुई, पता चला आगे चल के वो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का रूप ले रही है और कमर की नसें जो होती हैं वो दब रही हैं, नसें इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स, और उसको बैकएक हो रहा है, झुकने में दिक्कत हो रही है, बाकी ढेर सारे डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं। इसी तरह से जेनेटिक एक्सपोजर की आप बात करेंगे। यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, चाहे किसी की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो क्या सारे लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस और कैंसर हो जाता है? दे आर प्रोन टू बी, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म दैट उनको होगा ही। एक माँ बाप के, डायबिटिक माँ बाप की 10 संतानें और 10 संतानों में जेनेटिक सीक्वेंसिंग तो सेम जैसी चल रही है। एनवायरनमेंट भी मान लीजिए सेम कर देते हैं, तो क्या सभी में सेम डिजीज़ सेम तरीके से प्रेजेंट होगी? नहीं। अब एलोपैथी में बोला जाता है भाई ये तो बॉडी का रिएक्शन है, किसी की बॉडी स्ट्रांग है तो ठीक है और किसी की कमज़ोर है तो गड़बड़ है। जबकि बहुत पतले पतले लोग होते हैं, फिजिकली बहुत वीक होते हैं, उनको भी नहीं होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन तो रूल आउट कर दिया जाए। इसी बात को जेम्स टेलर कैंट ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था होम्योपैथी में। ये अमेरिकन होम्योपैथ थे, बहुत लीडिंग होम्योपैथ थे, और उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी
कोरिलेटेड टू द डिजीज़ फिनोमेनन पे बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी बुक में ये बात मेंशन की है कि जो बैक्टीरिया और वायरस के पीछे आप भागते हैं और जो बोलते हैं कॉज ऑफ द डिजीज़ बैक्टीरिया वायरस है, वो नहीं है। शुरू के 10 साल की प्रैक्टिस में मैं भी बैक्टीरिया और वायरस को कॉज ऑफ द डिजीज़ मानता था, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस में चीज़ें और समझ में आने लगी, वो लगने लगा नहीं, जेम्स टेलर कैंट वॉज राइट, क्योंकि सेम बैक्टीरिया सेम वायरस सभी लोगों में इक्वल इफेक्ट नहीं पैदा कर रहा है। सो दैट्स वाई कॉज इज़ नॉट द बैक्टीरिया एंड वायरस, जो कि हमने कोविड में भी देखा। ये बॉडी का रिएक्शन होता है उस बैक्टीरिया और वायरस के रिस्पॉन्स में जो आपको बीमार करता है, और बॉडी का रिएक्शन डे पर डे हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, क्योंकि बच्चे बाहर निकल के टहल घूम नहीं रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, और हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप में ट्रैप हो गए हैं। तो फिज़िकल इम्यूनिटी हैम्पर्ड हो रही है, एक्सपोजर बाहर का मिल नहीं रहा है। दूसरे टर्म में समझने की कोशिश करिएगा कि WHO का एक क्राइटेरिया आता है कि भाई ये वैक्सीन ज़रूरी है, ये सारे बच्चों को ये वैक्सीनेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करवाना भी चाहिए। लेकिन होम्योपैथी ये बोलती है कि वैक्सीनेशन से जो आप पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ज़्यादा बढ़िया है कि आप इन्फेक्शन के थ्रू ही इम्यूनिटी क्रिएट होने दीजिए, एक्टिव इम्यूनिटी पे ज़्यादा करिए। खैर, लेकिन फिर भी हम लोग मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, तो जो नॉर्मल वैक्सीनेशन का पैटर्न है वो तो फॉलो करेंगे ना। किसी पीडियाट्रिशियन के पास आप जाइए तो उसके पास इतनी लंबी लिस्ट होती है वैक्सीनेशन की, रोटा वायरस से लेकर ढेर सारी। WHO के जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है वैक्सीनेशन, उससे हट के बहुत ढेर सारी चीज़ें। लेकिन एक वैक्सीनेशन भी आपके अंदर एलिमेंट पैदा कर सकता है, और हो सकता है वो किसी नई बीमारी का जन्म दे। इसका कहीं मतलब नहीं है कि मैं वैक्सीनेशन का अपोज कर रहा हूँ, बस इसका मेरा यही मतलब है कि वैक्सीनेशन करवाने के पहले उस बच्चे की सेंसिटिविटी को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर पीडियाट्रिशियन जब फीवर आ रहा होता है, चाहे कोई डिजीज़ चली होती है, उस दौरान वैक्सीनेशन को अवॉइड करते हैं, नहीं करवाते हैं। सो दैट्स वाई वैक्सीनेशन भी एक एलिमेंट बन सकता है किसी में बीमारी में। आपको विश्वास ना हो तो मैं कुछ दिन पहले की एक वीडियो आपको शेयर करूँगा, जिसमें एक बच्चे का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। बच्चा नहीं, वो 22 ईयर का बच्चा है, जिसने जिस दिन से कोविड की वैक्सीन ली उसके बाद से उसकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ट्रिगर हो गया। तो कभी कभार हो जाता है, मैं कोविड के वैक्सीनेशन को कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। एलिमेंट किस तरीके से कहाँ कैसे सेटल होगा, वो होम्योपैथी में काफ़ी हद तक क्लियरली ये बात समझी जा सकती है। इसीलिए जब हम लोग केस हिस्ट्री लेते हैं, आजकल की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कितना आसान होता है बोलना कि ये दवा ले लीजिए ठीक हो जाएगा, ये दवा ले लीजिए ठीक हो जाएगा। वो होम्योपैथी का एलोपैथिक वर्जन ऑफ द एडवाइस है या फिर प्रिस्क्रिप्शन है। अदरवाइज इतना आसान नहीं होता है होम्योपैथी में। ये क्योंकि होम्योपैथी किसी की फर्स्ट चॉइस नहीं होती। यहाँ सारे जगह से आदमी जब झेल चुका होता है, जब कुछ भी नहीं बचा होता केस में, देन ही मूव टुवर्ड्स द होम्योपैथी। एंड दैट्स व्हाई आई आस्क ईच एंड एवरी टाइम टू द आवर पेशेंट, व्हाई नॉट द फर्स्ट चॉइस। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सारी दवाइयों को, सारी बीमारियों को हम ठीक करें, लेकिन हम ये ज़रूर बोल रहे हैं कि हम कम से कम एक बेटर सजेशन दे सकते हैं पैरेलल टू द नॉर्मल ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम। इफ़ यू आर अडॉप्टिंग द नॉर्मल होम्योपैथिक मेडिसिन, देन श्योरली इट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट, combined better result. So don't stick on a particular thing, change your mentality and think it deeply that every disease is not because of the infection and other thing, it is because of the element. और इसलिए मैं नहीं, होम्योपैथी नहीं, एलोपैथी भी इस बात को मानती है कि एलिमेंट ही वो वजह होती है जिसकी वजह से बीमारी शुरू होती है, आइदर इन्फेक्टिव और ट्रॉमेटिक और एनीथिंग। इसीलिए किसी भी केस में केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, एक दिन में 400 मरीज़ देखना बहुत आसान काम होता है, लेकिन एक मरीज़ को थॉरोली टाइम देना बहुत मुश्किल काम होता है। ये इतना ही आसान काम होता है कि मरीज़ को तुरंत सिम्टोमेटिक बेस पे दवा देना, तो SGPGI लखनऊ और एम्स न्यू दिल्ली या फिर बहुत हायर इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो प्रॉपर केस हिस्ट्री नहीं लेते हैं। हिस्ट्री में अपना 2 घंटे का टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। वो ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि डिजीज़ की सीक्वेंसिंग क्या है और एलिमेंट क्या है। इफ़ यू आर फाइंडिंग द एग्जैक्ट एलिमेंट एंड मॉडलिटी, देन श्योरली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ट्रीट एनी डिजीज़ इन कंप्लीट एंड क्यूरेटिव फॉर्म। थैंक यू वेरी मच। ढेर सारी बातें होती रहेंगी। मैं दवाइयों का नाम बताना कम प्रेफर करता हूँ, मैं उसकी पैथोफिजियोलॉजी और सीक्वेंसिंग बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे रिएक्शन और रिज़ल्ट। रिएक्शन और रिज़ल्ट के बीच में एक टर्म होता है इंटरमीडिएट। यदि जिस आदमी को रिएक्शन इंटरमीडिएट समझ में आ गया, वो रिज़ल्ट भी बता देगा और रिज़ल्ट का प्रोसेस भी बता देगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से।